Hello everyone. In this video, we are going to read about John Keats. We were reading romantic poets के बारे में पढ़ रहे थे. रोमांटिक पोइट्स के अंदर दो जनरेशन आपने जाना था कि दो जनरेशन्स थी. फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स. फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स के अंदर आपने पढ़ा था एस.टी. कॉलरिज को और वर्ड्सवर्थ को. सेकेंड जनरेशन के जो पोइट्स हैं जिनको आप यंगर रोमांटिक्स बोल सकते हो या फिर लेट रोमांटिक्स बोल सकते हो, तो उनके अंदर बेसिकली जो फेमस पोइट्स हैं वो आएंगे कीट्स, जॉन कीट्स, बायरन, लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेली. पारसी, बेसी, शेली. तो तीनों को आप बारी बारी से रीड करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड जॉन कीट्स. जॉन कीट्स date of birth is 31st October 1795 to 23 Feb 1821. मीन्स 25 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन रहा. बिलोंग्स टू रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज एंड फेमस और प्रोमिनेंट पोइट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स अलॉन्ग विद पी.बी. शेली एंड लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली के साथ ये सेकेंड जनरेशन में हम इनको काउंट करते हैं. He died young at the age of 25 and he was suffering from tuberculosis, TB. तो TB की ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ से ये सफ़र कर रहे थे और 25 की एज में इनकी डेथ हो गई. मतलब ये यंग एज में ये तो इनकी डेथ हुई थी. ये जो तीनों ही पोइट हैं जिनको आप यंगर रोमांटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो ये तीनों ही लेट रोमांटिक्स या यंगर रोमांटिक्स जो रहे हैं, तो इनकी तीनों की ही डेथ जो हुई है वो यंगर एज में हुई है. देन ही बिकम फेमस आफ्टर हिज डेथ. इनकी जो डेथ हुई थी उसके बाद इनको फेम मिली है. इनके लाइफ के ड्यूरिंग इनको ज़्यादा फेम नहीं मिली. देन एवरी पोइट ऑफ रोमांटिक एज हैज़ अ रीज़न फॉर लविंग नेचर, बट जॉन कीट्स वॉज लविंग नेचर ओनली फॉर लविंग इट. जैसे अपन ने पढ़ा था रोमांटिक एज के अंदर कि हर एक जो रोमांटिक पोइट था वो नेचर को अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था या एडमायर कर रहा था. कोई एज अ टीचर, कोई एज अ फादर फिगर, कोई किसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था. बट जो जॉन कीट्स थे वो सिर्फ नेचर की तरह ही देख रहे थे, जस्ट फॉर लविंग इट, उसको इन्जॉय करने के लिए. ही डजेंट गिव मॉरल लेक्चर्स. उन्होंने कोई मॉरल लेक्चर्स नहीं दिए हैं जैसे बाकी पोइट्स हमें एक तरह से मॉरल देते हैं कि नेचर के अंदर ये है, इस तरीके से हमें इस चीज़ को करना चाहिए. हमें जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि उन्होंने 3 टीचिंग्स ली हैं नेचर से, कि जिससे मॉरल ये निकलता है कि हमें कभी स्टील नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें कभी किसी के हैबिटेट को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. तो एक तरह से उन्होंने क्या दिया, हमें मॉरल टीचिंग्स दी. बट जो जॉन कीट्स हैं वो किसी तरह का मॉरल जो लेक्चर है वो नहीं देते. ही सिंपली फील्स थिंग्स एंड इन्जॉयज़ नेचर. वो सिंपली इन्जॉय करती हैं. सेकेंड जनरेशन पोइट्स वर मोर रोमांटिक देन द फर्स्ट जनरेशन पोइट्स. फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा रोमांटिक हैं ये. Then John Keats is one of the true romantic poets. You can say he's the true romantic poet. देन जॉन कीट्स वॉज फॉन्ड ऑफ ग्रीशियन इमेजनरी. ग्रीक की जो इमेजनरी है, ग्रीशियन इमेजनरी, उसको वो बहुत ज़्यादा जो है फॉन्ड ऑफ, मतलब उसके वो दीवाने थे. एक तरह से बहुत अच्छी लगती थी उनको ग्रीशियन इमेजनरी और इमेजरी और वोकेबलरी और रेफरेंसेस, जिसको अपन हेलेनिज्म बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड हेलेनिज्म. तो हेलेनिज्म अगर क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, तो आप लिखोगे हेलेनिज्म वॉज ग्रीशियन इमेजरी, वोकेबलरी और रेफरेंस, जिनसे इंस्पायर्ड थे जॉन कीट्स. और एक ग्रीक पोइट हैं, फिलोसोफर हैं, होमर. तो वो होमर से भी काफ़ी जो इंस्पायर्ड थे, होमर से. ग्रीक पोइट हैं होमर. इट वॉज सेड दैट कीट्स वॉज अ ग्रीक बॉर्न इन लंदन. तो इस तरीके से भी कहा जाता था कि एक तरह से जॉन कीट्स ग्रीक के ही हैं, पर वो लंदन में गलती से बॉर्न हो गई, गलती से उनका जन्म लंदन के अंदर हो गया. तो एक तरह से उनको ट्रिब्यूट किया जाता था कि वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रीशियन इमेजनरी को फॉलो करते थे, इंस्पायर्ड थे उससे. देन आप देख सकते हो उनका राइटिंग स्टाइल यहाँ पे. पहले उनकी इंट्रोडक्शन है कि रोमांटिक पोइट थे. ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स अलॉन्ग विद बायरन एंड पी.बी. शेली. देन डिस्पाइट हिज वर्क्स
हैविंग बीन इन पब्लिकेशन ओनली फॉर 4 years बिफोर हिज डेथ, मतलब सिर्फ 4 वर्ष के लिए, 4 years के लिए ही उनके वर्क जो है पब्लिश हुए थे उनके लाइफ टाइम में। ज़्यादा कोई वर्क नहीं थे उनकी लाइफ टाइम की ड्यूरिंग, जब वो ज़िंदा थे तो उनको उस टाइम में कोई जो फेम है वो नहीं मिली, और 25 की एज में टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई। द पोइट्री ऑफ कीट्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेंशुअल इमेजरी, मोस्ट नोटेबली इन द सीरीज ऑफ ओड्स। तो इन्होंने ओड्स की सीरीज़ लिखी हैं और सेंशुअल इमेजरी देखने को मिलती हैं, जैसे कोई चीज़ है वो हमारी सेंसेस को बहुत इफ़ेक्ट करती है, इतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते थे। तो ये इनकी क्वालिटी है इनकी पोइट्री की। देन दिस इज़ टिपिकली ऑफ रोमांटिक पोइट्स एज दे एम टू accentuate, मतलब making more prominent extreme emotions through an emphasis on natural imagery, and his poems and letters are some of the most popular and most analyzed in English literature. तो बहुत अच्छी इमेजरी प्रेजेंट करते थे। उनके जो पोइम्स हैं, उनके हर एक ओड के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों का एनालिसिस किया है, और लिटरेचर के अंदर आप पढ़ोगे तो बहुत ही पॉपुलर हैं। कीट्स वॉज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर एंड वॉज लाइक स्पेंसर एंड पैशनेट लवर ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। तो स्पेंसर की तरह वो जो नेचर थी उसको हर एक फॉर्म में नेचर को वो बहुत एडमायर करते थे। जैसे उन्होंने एक ओड टू ऑटम, एक उनकी ओड है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ऑटम में भी जो है ब्यूटीफुल होती है नेचर। द पैशन ऑफ ब्यूटी कॉन्स्टिट्यूट्स हिज एस्थेटिसिज्म, ब्यूटी वॉज हिज पोल स्टार, ब्यूटी इन नेचर, ब्यूटी इन विमेन एंड ब्यूटी इन आर्ट। हर तरीके से ब्यूटी को वो, हर चीज़ में वो ब्यूटी को एडमायर करते थे। फॉर हिम, उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। उनके लिए एक ब्यूटीफुल जो चीज़ है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी है, इज़ अ जॉय फॉर एवर। उनके लिए वो हमेशा के लिए जॉय वो उनको मानते थे। और उनके जो फेमस वर्क्स हैं, लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ, सेंट एकेनिस एंड अदर पोइम्स, 1820 ये बुक की फॉर्म में कलेक्शन ऑफ पोइम्स इनकी पब्लिश हुई। देन एंडेमियन 1818, इट्स अ पोइम। Then Ode on Melancholy 1820, then Ode on a Grecian Earth, इनकी बहुत फेमस पोइम है Ode on Grecian Earth, जिसके अंदर से, जिसकी एक तरह से इसकी लास्ट लाइन ही है ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। Then Ode to Psyche, Ode to Nightingale, then Bright Star, then Ode to Autumn. Ode to Autumn जिसमें उन्होंने ऑटम के सीज़न में भी ब्यूटी को उन्होंने एडमायर किया है। देन लिरिक पोइम्स, कलेक्शन ऑफ 30 पोइम्स, लिरिक पोइम्स के अंदर इनकी 30 पोइम्स की कलेक्शन है। तो आगे शॉर्ट समरीज इनकी पोइम्स की दी हुई हैं। फर्स्ट ग्रीशियन अर्न की दी हुई है, जिसमें एक ग्रीक अर्न होता है एक कलश, इस तरह की शेप का एक कलश। तो उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि उस जो कलश है उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी इमेजरी बनी हुई है, तो उसको वो बताते हैं इस पोइम के अंदर कि उसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनकी फॉर्म्स, जिस मूवमेंट के अंदर, जिस पोस्चर के अंदर उस पर वो बैठे हुए हैं लोग, वैसे ही वो हमेशा बने रहेंगे। जिस तरीके से उनके ऊपर जो पत्तियाँ, जो लीव्स बने हुए हैं, वो उसी तरीके की जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा के लिए फ्रेश बनी रहेंगी। तो इस तरह से वो ब्यूटी को डिफ़ाइन करती हैं। एक कोटेशन है उसके अंदर, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मीन्स इसमें वो कहते हैं कि जो मेलोडीज़ आप सुन सकते हैं वो बहुत स्वीट होती हैं, बट जो अनहर्ड हैं, जिसको अपन ने नहीं सुना, वो और भी ज़्यादा स्वीटर हैं। देन इसके अंदर और भी कोटेशंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये उनकी ग्रेशियन की समरी है। यहाँ पे वो कहते हैं ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड यू ऑल नीड टू नो। तो इसमें वो कहते हैं कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी है, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ, यही वो सब है जो आप जान सकते हो अर्थ के ऊपर, एंड यू ऑल नीड टू नो, और जो तुम्हें जानना चाहिए वो क्या है, सिर्फ यही है, ब्यूटी है। देन
एक और चीज़ क्वालिटी है कीट्स की जो उनकी पोइम्स में देखने को मिलती है, दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ अ मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न। जब एस्केपिज्म और नेगेटिव कैपेबिलिटी दो चीज़ें मिलती हैं इसकी पोइट्री के अंदर, एस्केपिज्म जैसे एस्केप करना क्या होता है? बचना किसी चीज़ से। तो जो रियलिटी आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उससे क्या हो सकते हो, एक टाइम के लिए उससे एस्केप हो सकते हो। जैसे अपनी इमेजिनेशन के अंदर, जैसे आप कई बार कहते हैं कि रियलिटी जो होती है, हर टाइम आप रियलिटी में नहीं रह सकते, रियलिटी बेटर होती है, रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। बट अगर आप इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, कल्पना की दुनिया में रहते हैं, तो आप बहुत खुश रहते हैं। तो इसी तरह से ये एस्केपिज्म है जो इनकी क्वालिटी है इनकी पोइम्स के अंदर है। तो दूसरी है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, जब एक मैन जो होता है वो कैपेबल होता है एक अनसर्टनिसी और अनसर्टेन चीज़ों से और मिस्ट्री से दूर हट के इमेजिनरी दुनिया के अंदर रहने में। ठीक है, देन सेकंड इनकी पोइम है नाइटिंगेल है, जिसकी हमें यहाँ समरी मिलती है ब्रीफ में। तो नाइटिंगेल में भी एक नाइटिंगेल जो वर्ड होता है, पक्षी होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो पक्षी क्या है। वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहे थे और उसको सॉन्ग को सुनते सुनते उन्होंने पोइम लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाइटिंगेल जो है वो बड़ी बड़ी मीठी आवाज़ में वो गाती है, और वो कहते हैं कि उसकी आवाज़ को, उसके सॉन्ग को सुनते सुनते मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया और मुझे लगता है कि मैं कभी वापस ही ना हूँ। फिर वो एंड में कहते हैं कि ये रियलिटी है कि मैं इमेजिनरी जो दुनिया है, इमेजिनेशन के अंदर मैं नहीं रह सकता, मुझे रियलिटी में वापस आना ही पड़ेगा। द नोट टू ऑटम इनकी पोइम है, जिसके अंदर वो जो है ऑटम के सीज़न को एडमायर करती हैं। देन ये इनकी फेमस कुछ पोइम्स हैं जिनकी समरीज़ को आप ऐड कर सकते हो, और इनकी इंट्रोडक्शन में आप इनका राइटिंग स्टाइल दे सकते हो, और इनके फेमस वर्क्स की एग्जांपल दे सकते हो, और इनकी कोटेशंस जो हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो।